नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। दोस्तों, आज का हमारा विषय केवल महिलाओं से नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच से जुड़ा हुआ है। और आज हम बात करेंगे महिला शिक्षा और कानून, एक सामाजिक जिम्मेदारी की। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विधि संभरकर, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और एचओडी भी हैं। उनका स्वागत करते हैं। विधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलाया। चलिए, पहला सीधा और तीखा सवाल। आज के आधुनिक दौर में भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिला शिक्षा को खर्च और पुरुष शिक्षा को निवेश क्यों माना जाता है, और इस मानसिकता को बदलने में समाज की क्या भूमिका हो सकती है? इसको मैं सबसे पहले तो जो हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच जो होती है उसको मैं जिम्मेदार कहूँगी, क्योंकि हमें लगता है कि जो भी हम पुरुष के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे पास लौट कर आएगा, लेकिन जो महिला है या जो लड़की है उस पर अगर हमने कुछ भी खर्च किया तो वो उसको हमारे पास नहीं लौट कर आएगा, वो किसी और को वो हैंड ओवर कर देंगी। ठीक है, क्या आपको लगता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक कर पा रही है? और अगर नहीं तो क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? जागरूक कर तो बिल्कुल पा रही है। हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो महिला और पुरुष दोनों के लिए बिल्कुल समान तरीके से जागरूकता फैला रही है, लेकिन हमें आगे आने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे पिछले सवाल में हमने बात की, हमारा जो समाज है उसको लेकर आगे नहीं आ रहा है, इसलिए एक हाथ हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और एक हम आपकी तरफ से बढ़े। ठीक है, अगला सवाल। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े मुख्य शैक्षणिक और कानूनी प्रावधान कौन कौन से हैं और जिनकी जानकारी हर महिला को होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को, सिर्फ महिला ही इसमें शामिल नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाता है और ये राज्य का कर्तव्य है कि वो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराए। इसके अलावा जो इस तरह की परिस्थिति से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है या निर्धन वर्ग है, उनके लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण की व्यवस्था है और कई तरह की व्यवस्थाएं जो है राज्य के द्वारा, सरकारों के द्वारा की जाती हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। जी विधि जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक आम महिला अक्सर कानूनी प्रक्रियाओं से डरती है। तो ऐसे में कानूनी सहायता को सामाजिक रूप से सुलभ और सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए सोनम जी, जैसे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि शिक्षा जो है, एक अच्छी शिक्षा आपकी हर समस्या का हल होती है। अगर एक महिला को, एक लड़की को अगर हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे तो जिस डर की बात अभी आपने कही वो डर खत्म हो जाता है। शिक्षा जो है आपकी हर समस्या का हल होती है। जी ठीक है। ग्रामीण और पिछले इलाकों में, माफ कीजिएगा, पिछड़े इलाकों में महिलाओं तक कानूनी जानकारी पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो वो इलाके हैं वो एक तो इसके महत्व को नहीं समझ पाते, और अगर हम जागरूक करें भी तो वो इसको लेकर आगे नहीं आना चाहते। और सबसे बड़ा माध्यम जो हमारा रेडियो है वो भी इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकता है उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए। ठीक है, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और मोबाइल तकनीक का उपयोग महिला शिक्षा और कानूनी साक्षरता फैलाने में किस प्रकार प्रभावी हो सकता है? बिल्कुल, सोशल मीडिया जिस तरीके से अभी काम कर रहा है, कई जगहों पे नकारात्मक रूप से भी काम कर जाता है, तो इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वे में अगर यूज़ करें तो वो शिक्षा की जागरूकता बिल्कुल फैलाएगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को अक्सर केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मान लिया जाता है। ऐसे में पुरुषों को इस संवाद में शामिल करना क्यों आवश्यक है? देखिए, महिला और पुरुष जो होते हैं वो समाज की धुरी होते हैं। जैसे कि हम महिलाओं को आधी आबादी कहते हैं, तो जब अगर महिला आधी आबादी है तो बची हुई आधे आधी आबादी तो पुरुष है, तो उस आधी आबादी को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्थानीय समुदाय जैसे कि गांव हो गए, मोहल्ले हो गए, पंचायत या कॉलेज स्तर पर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका
क्या हो सकता है? शिक्षा और सोशल मीडिया, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रभावी तरीके से इन सभी लोगों को हर स्तर पे जागरूक कर सकते हैं। और जैसे कि अगर मैं हमारी एकेएस यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो हम एक शिक्षा का संस्थान, एक शिक्षा का बीड़ा ही उठा रहे हैं। हम इसी की हर जिले तक, हर गांव तक, हर एक कोने तक इस शिक्षा का हम प्रसार कर पाए, यही एकेएस यूनिवर्सिटी का मिशन है। चलिए, अंत में कोई संदेश हमारे श्रोताओं के लिए? संदेश, जैसे कि हमने महिला शिक्षा की बात की और जैसे कि मैंने कहा कि शिक्षा हर समस्या का हल होती है, तो जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर आप अपने अधिकारों के लिए अपने कर्तव्यों के साथ दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया विधि जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की बातचीत से साफ होता है कि महिला शिक्षा और कानून केवल नीतियों का विषय नहीं, बल्कि सोच बदलने की एक प्रक्रिया है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो केवल वही नहीं बल्कि पूरा समाज सशक्त होता है। तो फिलहाल आज मेरे साथ इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एकेएस रेडियो 90.4 FM, आरजे सोनम के साथ।